अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 2 की क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की बिज़नेस में इम्पॉर्टेंस क्या होती हैं, और साथ साथ ये भी समझाया था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस होता है। नोट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसका माइनर्स इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ ब्लड क्यों तस्वुर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल हमसे ये भी पूछा जाता है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस जो है वो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, आज उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेज नंबर 1 के लास्ट में अगर आप देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन आपको हेडिंग नज़र आ रही है। इसे आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म की जा रही होती है, और कम्युनिकेशन इनसाइड भी होती है, यानी एक इदारे में रहते हुए भी की जा रही होती है और एक इदारे के बाहर रहते हुए भी की जा रही होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन किन किन पर्पसेस के लिए परफॉर्म की जा रही होती है। पहली हेडिंग में आप देखेंगे सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल पर्पस होता है कि वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे। Every organization has some objectives, some goals regarding their companies or organizations, जिसमें हम मुख्तलिफ टास्क सेट करते हैं अपनी प्रोडक्शंस के हवाले से, सेल्स के हवाले से, प्रॉफिट जनरेशन के हवाले से, गुडविल मेंटेनेंस के हवाले से। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को उस वक्त तक सेट नहीं कर सकती जब तक वो अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने इदारे में काम करने वाले लोगों से कम्युनिकेशन में नहीं आ जाती। कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम लोगों के मुख्तलिफ़ पर्पसेस, मेंटालिटी, आइडियाज़ की कलेक्शन करते हैं, और जो कुछ हमें उनमें बेहतर नज़र आ रहा होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो जनाब, इदारे में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स पर, अपने प्रोडक्शन के हवाले से, अपने मार्केट के हवाले से, मार्केट अवेयरनेस, मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से, अपने कस्टमर्स के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने बनाने होते हैं कि आया कि हम अपनी किस क्वालिटी की प्रोडक्शन करेंगे, हमारे जो टारगेट्स होंगे वो कौन सी मार्केट्स होंगी, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होती हैं। नंबर 2 पर आप देखेंगे मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए वी हैव टू टेक मैनी डिसीजंस, और ना सिर्फ डिसीजंस लेने होते हैं बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होती है, क्योंकि हम डिसीजन ले लें और लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो डिसीजन यूज़लेस होता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम कई डिसीजंस लेते हैं, मैं कल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, मैं अब से ये करना शुरू कर दूंगा, बट इफ़ वी डू नॉट एक्ट अपॉन आवर डिसीजंस तो हमारे वो डिसीजंस यूज़लेस होते हैं। तो डिसीजंस का लेना और डिसीजंस का इम्प्लीमेंट करना बोथ आर वेरी नेसेसरी। तो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ या अपने इदारे से जो मुताल्लिक़ लोग होते हैं उनके साथ बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशंस करते हैं, और डिस्कशंस के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ नताइज का हुसूल निकालते हैं, और जो बेहतर नताइज, जो बेहतर रिज़ल्ट्स होते हैं, जो बेहतर डिसीजंस होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं। तो डिसीजन लेना और डिसीजन का इम्प्लीमेंट करना दोनों इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, जिसमें हमें अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर से इन टच होना पड़ता है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ होती है जनाब अप्रेज़ल, कारकर्दगी का जायज़ा, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल भी हम इसे कह सकते हैं। जनाब, जब हम डिसीजन ले लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई भी पॉलिसी बनाई कि हमारी सेल्स पॉलिसी ये होगी, या हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी ये होगी, या हमारी वर्किंग पॉलिसी ये होगी,
तो नाउ वी हैव टू चेक इट ऑन कि हमने जो डिसीजंस लिए थे उनका जो इम्प्लीमेंट करवाया था, आया कि वो प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं। हमें ये डिटरमिन करना होता है कि जो आउटकम हमने डिज़ायर किया था, रिक्वायर किया था, क्या हम उसे अचीव कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजिकल रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि क्या हमारे सेल्स टारगेट पूरे हो रहे हैं, क्या हम मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, क्या हम अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हमारी उसी मेयार की हो रही है जो मेयार हमने डिसाइड किया था, हमारी पैकिंग कैसी चल रही है, हमारी एडवर्टीज़मेंट कैसी चल रही है, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। 4th नंबर पे जनाब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट बिज़नेस करते हैं उसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन करना, उनमें क्वालिटी भी मेंटेन रखना और उसकी इन्वेंट्री को भी मेंटेन करके चलना। तो होता ये है कि हम इनसाइड कम्युनिकेशन में अपने वर्कर्स से ये तमाम तर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं या प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं, जिसमें उनकी ज़िम्मेदारियां हैं रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, ठीक है, हमारी जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन के बाद वो जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाती हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को चेक करने के लिए, इन तमाम प्रोसेस को प्रॉपर चलाने के लिए इनसे मुताल्लिक जितने भी लोग होते हैं, इनसे मुंसलिक जितने भी लोग होते हैं, उन सब से कम्युनिकेशन में आना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। नंबर 5 जनाब, इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। देखिए, एम्प्लॉयर लाइक आप इसे ऑनर कह सकते हैं, और एम्प्लॉइज़ के दरमियान अगर एक गैप हो जाता है तो यकीनन जो हमारी एम्प्लॉई की एक सिंसियरिटी होती है हम उसे लूज़ कर जाते हैं। तो एम्प्लॉइज़ हमारे इदारे का एक बेहतरीन असासा होते हैं, बल्कि यूँ कह लेंगे तमाम असासों में सर फहरिस्त जो आते हैं वो हमारे एम्प्लॉइज़ आते हैं, क्योंकि यही हमारे इदारे की गुडविल मेंटेन कर रहे होते हैं, यही हमारा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे होते हैं। लिहाजा मुख्तलिफ़ मराहिल में इनसे कम्युनिकेशन में आना, इवन कि इनके पर्सनल मसाइल हों या इनके मसाइल इदारे से मुताल्लिक हों, उन्हें सुनना, उन्हें ज़ेर गौर लाना और उनका हल निकालना भी जनाब कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मुमकिन होता है। ये चंद एक हेडिंग्स थी जिनमें हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन किन मकासद के लिए की जा सकती है। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सम अप करना होता है। अगली हेडिंग है हमारी कम्युनिकेशन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कम्युनिकेशन इनसाइड हमने पढ़ ली किन मकासद के लिए की जाती है, तो कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी की जा रही होती है और उसका पर्पस क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक नुमाया किरदार अदा करती है, और उनको हम फॉलोइंग पॉइंट्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हायरिंग द एम्प्लॉयज़। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के कलेक्शन ऑफ गुड एम्प्लॉयज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एसेट्स की हैसियत रखते हैं, और मैंने कहा एसेट्स में भी हम उन्हें सर फहरिस्त हमें रखना चाहिए। तो बाकायदा हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि जिसे हम HR डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसका काम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को, हमारे इदारे को बेहतरीन एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें इदारे में एडजस्ट करना। अच्छा, ये जो हायरिंग एम्प्लॉयज़ है डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन से आउट कायम होता है, क्योंकि इनको बाहर से लेकर आया जा रहा होता है, बाहर से हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लिहाजा इसे हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में रखते हैं, जिसमें हम वैकेंसीज़ को पब्लिश करना है, एप्लीकेशंस को रिसीव करना है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं, फाइनलाइजेशन करनी है, फिर ट्रेनिंग करनी है और उनको इदारे में एडजस्ट करना। ये तमाम जो है वो हायरिंग द एम्प्लॉयज़ एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे जनाब डीलिंग विद द कस्टमर्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एफ़र्ट्स होती हैं, भले वो प्रोडक्शन की जा रही हो प्रोडक्ट्स को, या मार्केट किया जा रहा हो, या मार्केट में सप्लाई किया जा रहा हो, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो फंडामेंटल पर्पज़ है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे ही हमारी कामयाबी यानी हमारा प्रॉफिट जो है वो हिडन होता है। अगर हमारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी सर्विसेज सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हमारी इनसाइड या आउटसाइड एफ़र्ट्स या कम्युनिकेशन यूज़लेस हो जाती हैं।
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में प्रोडक्ट के ज़रिए तो आप डेफिनेटली उनको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमारी गुफ्तगू होती है, हमारी कम्युनिकेशन होती है, इसके ज़रिए भी हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट हमारी कम्युनिकेशन है हमारे कस्टमर्स के लिए। सम टाइम वी हैव नेवर यूज्ड एनी प्रोडक्ट, बट उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें जो बोले जाने वाले अल्फाज या कलमात या जुमले हैं, उससे हम इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और बाद में उसकी जो प्रोडक्शन है का रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो वो हमें फ़ैसला करने पर मजबूर करते हैं कि हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इनिशियल स्टेप होता है उसमें यकीनन हमें यही देखना होता है कि जो मार्केट्स किए जाने वाले अल्फाज हैं आया कि वो किस तरह के हैं। तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रपोज़ल आते हैं, एडवर्टीज़मेंट की जा रही होती है, या बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट कस्टमर से भी कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, जैसे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनना, कस्टमर्स के मसाइल को सुनना, कस्टमर्स के क्वेश्चंस को सुनना और उन्हें सॉल्व करना। ये भी कस्टमर्स को एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और क्योंकि कस्टमर बाहर के लोग होते हैं इसलिए हम इसे कम्युनिकेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। Negotiating with suppliers and financiers, these two people are very important for our organizations. Financiers वो हैं जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी ये होते हैं, और जनाब दो सप्लायर्स हैं वो हमें रॉ मटेरियल या दीगर रिक्वायरमेंट्स की सप्लाई हमें कर रहे होते हैं। इन दोनों से गुफ्तगू में आने के लिए, बातचीत में आने के लिए, इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए या इनसे सेटिस्फाइड होने के लिए भी हम कम्युनिकेशन को एक्टिवेट करते हैं। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन हम इनसे गुफ्तगू किए बग़ैर जो है वो अपने मकासद का हुसूल नहीं कर पाते। इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनको ये सेटिस्फाई करना कि उनका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो लिहाजा उन्हें चेक एंड बैलेंस करना होता है, जिसके ज़रिए वो हमारी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, हमारे इनकम स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा बिज़नेस की परफॉर्मेंस को ओवरऑल चेक करने के लिए हम उन्हें जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। लिहाजा इसके ज़रिए हम उन्हें मुख्तलिफ़ मराहिल में सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। पाँचवीं और लास्ट हेडिंग हमारी होती है जनाब इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि हम किसी भी कंट्री में जब बिज़नेस कर रहे होते हैं, लाइक वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान सपोज़, तो हमें गवर्नमेंट के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं वो फॉलो करना होते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज से हमें कम्युनिकेशन में आना होता है, मुख्तलिफ़ टैक्सेशन के हवाले से, मुख्तलिफ़ लाइसेंस के हवाले से, परमिशंस के हवाले से, कोटास के हवाले से रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी होती हैं। लिहाजा गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स से कम्युनिकेशन में आने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हम जनाब बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हम साथ साथ लेंगे, वक्त अभी हमारे पास मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ी पहले इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, फिर हमने रीड आउट किया कि कम्युनिकेशन की आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। साथ साथ हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन इंडिविजुअल इन पर्सनल लाइफ, यानी एक ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी शख्स के लिए कम्युनिकेशन की क्या अहमियत होती है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कम्युनिकेशन सिर्फ़ हमें एक एग्ज़ामिनेशन पेपर पास आउट करने में मदद नहीं करेगी, ये सिर्फ़ हमें बिज़नेस वर्ल्ड में कामयाबी नहीं देगी, बल्कि इंसान की जो फंडामेंटल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, स्टार्टिंग लाइफ होती है, उसमें भी कम्युनिकेशन एक बेहतरीन किरदार अदा करती है। और यही सवाल एग्ज़ाम में भी पूछा गया। तो जनाब पहली हेडिंग पढ़ते हैं, यानी आज का हमारा सवाल है कि कम्युनिकेशन हमारी ज़ाती ज़िंदगी में क्या मदद करती है। नंबर 1, हेल्प्स इन गेटिंग अ डिज़ायर्ड जॉब। एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट डिज़ायर्स एंड विशेज़ कि मुझे फ़लानी जॉब हासिल करनी है, मुझे उस डिपार्टमेंट में ये सीट अचीव करनी है, मुझे उस कैलिबर की जॉब चाहिए। तो जनाब अपनी डिज़ायर्ड जॉब हासिल करने के लिए यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके पास आ जाती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये चारों चीज़ें मिलकर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती हैं आपको। लिहाजा यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जब आप ये तमाम चीज़ें
अपने अंदर समा लेते हैं, इनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास एक अच्छा ऑब्जर्विंग पावर आ जाता है जो आपको लोगों में नुमाया करता है। लिहाजा आप किसी भी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपनी स्पीकिंग से सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा जो टारगेट लगता है वो किसी भी इंटरव्यू को पास आउट करना लगता है। हमें एक डर होता है इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होते हुए कि हमसे पता नहीं क्या क्वेश्चन कर लिया जाएगा, आई डोंट नो कि हमें कैसे आंसर करना होगा। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो बेसिकली वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, हम अच्छी गुफ्तगू करना नहीं जानते, हमारे पास कम्युनिकेशन के जो प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं उन्हें मेंटेन करके बोलना नहीं आता। लिहाजा अगर हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इफ़ वी कैन कम्युनिकेट वेरी वेल इन अ गुड वे, प्रोफेशनल वे, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर के सामने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है, जिसके ज़रिए हम सामने वाले को अपने टैलेंट, अपने स्किल्स का जो मुज़ाहरा है वो बेहतरीन अंदाज में कर पाते हैं, और इंटरव्यूअर हमारी कम्युनिकेशन से इंस्पायर होता है। नंबर 2, हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप्स। ज़ाती ज़िंदगी में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस को फेस कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, अगर हम मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने कज़न्स को, और अपने मोहल्ले में आस पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को, हल्का अहबाब में मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी दिन भर मुलाकातें होती हैं। अगर हमारे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर हमारे बिहेवियर में सॉफ्टनेस है, हमारे लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा है, हमारे लहजे में मिठास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि हमारा लहजा कैसा है, क्योंकि लोग हमारे अल्फाज पर बाद में गौर करते हैं, यानी हमने क्या बोला इसे बाद में इम्पॉर्टेंस दी जाती है, हमने कैसे बोला इसे पहले देखा जाता है। लिहाजा द वे वी स्पीक, जो हमारा अंदाज़ होता है बोलने का, उसे आप अच्छा बनाएं, अपने लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा करें, अपने लहजे में सॉफ्टनेस लेकर आएँ, तो यकीनन लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लिहाजा हम अपने लहजे के ज़रिए, अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने सॉफ्ट बिहेवियर के ज़रिए, अपने केयरिंग वर्ड्स के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हेल्प्स इन गेटिंग ऑन गुड प्रमोशंस। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ द पीपल डूइंग देयर जॉब्स, वर्किंग हार्ड, वो जॉब्स कर रहे हैं कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, कारखानों में, सनतों में, और दे आर गिविंग देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट आउटपुट दे रहे होते हैं, वो बेहतरीन मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो कोई और कौन होता है? जो अपने बॉसेस या अपने सीनियर्स के सामने अपने आप को एक्सपोज करना जानता है, जो जानता है कि अपनी मेहनत के नताइज किस तरह से अपने सीनियर्स के सामने लेकर आने हैं, और यकीनन ये उस वक्त मुमकिन होता है जब उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। लिहाजा अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आप अपने कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए, आप अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए, आपने जो कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी होती हैं उसको एक्सपोज करते हुए, आपने इदारे के लिए जो काम किए होते हैं उसको एक्सपोज करते हुए अच्छे रैंक्स, अच्छे प्रमोशंस हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स। अक्सर औकात लोग हमारे पास अपने मसाइल लेकर आते हैं, हमसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे कज़न, हमारे मिलने जुलने वाले लोग, और चूँकि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, इवन हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो फीलिंग्स आपके अंदर दफन होती हैं, नोबडी कैन सी दैट। आपको अपनी फीलिंग्स का मुजाहरा भी अपने लफ्ज़ों में करना होता है। हाउ, सपोज आपके सर में दर्द होता है तो द पीपल कैन नॉट सी योर हेडेक, लेकिन आप मुंह से बताते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द है, तो लोग उसको समझते हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी अपने लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा जब लोग हमारे पास अपने मसाइल लेकर आते हैं और आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनका सोल्यूशंस रखते हैं, अच्छे आइडियाज़ रखते हैं, अच्छी गाइडेंस रखते हैं, सो यू नीड proper communication to express your feelings, your ideas, your guidelines, your suggestions, your advices
इन तमाम चीज़ों को अगर आप लफ्ज़ों में क़ैद कर सकते हैं और उन लफ्ज़ों को अपने लिसनर तक पहुंचा सकते हैं तो यकीनन आप दूसरों के मसाइल हल करने में बेहतरीन कारकर्दगी अदा कर रहे हैं और दूसरों के करीब होते चले जा रहे हैं, मोतबर होते जा रहे हैं उनकी निगाह में। लिहाजा कम्युनिकेशन दूसरों के मसाइल हल करने में भी हमारी मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस का टारगेट हमने पूरा किया है। अगर इनसे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे यकीनन हमें सवाल भेज सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा।